थोड़ा लाइट कम है, ऐसा आप लोग मुझे देख पा रहे हो? मतलब लाइट तो कम है, देख पा रहे हो? हाँ। ठीक, अच्छा ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, बाकी लोग ज्वाइन करेगा तो देख लेंगे मिड ऑफ द क्लास में, बट फिलहाल स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग, ओके। तो ये जैसे कि प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंसी, ऐसे तो ऑडिटिंग का बात जब भी आता है ये फिनेंशियल ऑडिट को ही नॉर्मली डिनोट किया जाता है कि जो भी फिनेंशियल ऑडिट होते हैं उसी में सबसे ज़्यादा फोकस है करेंटली इंडिया में, कोई भी बिजनेस या कंपनी लेवल में फिनेंशियल ऑडिट पे ही सबसे ज़्यादा फोकस है, जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है करेंटली, मतलब ऑथोरिटी उनके पास है। बट फिनेंशियल ऑडिट को छोड़ के अगर दूसरा ऑडिट में देखा जाए तो देयर इज बहुत सारा ऑडिट है, जैसे कि सीएमए वाले जो करते हैं दैट इज कॉस्ट ऑडिट, ओके। अच्छा हाँ, फिनेंशियल ऑडिट भी सीएमए वाले कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैट्यूटरी ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट है वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड जो है प्रैक्टिसिंग, ओके, वही लोग कर सकते हैं। और सेक्रेटरियल ऑडिट भी है जो सीएस वाले स्टूडेंट, मतलब जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, प्रैक्टिसिंग सीएस होते हैं, वो कर सकते हैं, जिसमें वो गवर्नेंस वगैरह, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह चेक करते हैं। तो सवाल उठता है कि सर हम लोग कौन सा ऑडिट पढ़ेंगे? हम लोग फिनेंशियल ऑडिट पढ़ेंगे, उसमें कॉस्ट ऑडिट भी करेंगे, ठीक है। तो फिनेंशियल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट हमारा इस ऑडिटिंग का ज़्यादा पार्ट में नहीं आता है, बट हाँ फिनेंशियल ऑडिट मेन पार्ट, मेन एरिया लेगा, और कॉस्ट ऑडिट भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले तो फिनेंशियल ऑडिट, ये ऑडिट है क्या? जैसे अकाउंट्स जहां खत्म होता है ऑडिटिंग का काम वहीं से चालू होता है। आई होप समझ में थोड़ा आ रहा है। ठीक जिस जगह पे अकाउंट्स खत्म होता है उस जगह से ये ऑडिटिंग चालू होता है। इसका मतलब यही है कि अकाउंटेंसी जो भी हम लोग मेंटेन करते हैं, जैसे कि आप लोग बचपन से करे आ रहे हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, अलग अलग बिजनेस वाइज, जैसे पार्टनरशिप का पार्टनरशिप वाइज, कंपनी का कंपनी वाइज, अलग अलग अकाउंटेंसी हम लोग बिल्डअप करते हैं। मतलब जैसे जैसा ऑर्गेनाइजेशन से वैसा वैसा अकाउंट्स का फॉर्मेट है। अब पॉइंट क्या है कि ये अकाउंट सही है कि गलत है, ठीक है। मतलब सही गलत भी नहीं बोलना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। मतलब सिंपल कहना है कि भाई जो वो अपने स्टेटमेंट में लिख रहा है, जो वो अपना कंपनी जो अपना एनुअल रिपोर्ट में लिख रहा है, वो कितना सही है, ठीक है। अगर पूरा सही है तो फिर रिपोर्ट उसी के हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट आएगा। अगर हल्का फुल्का सही है, थोड़ा बहुत गोलमाल है या फिर प्रॉब्लम है, तो रिपोर्ट भी उसी हिसाब से आएगा। अगर बहुत ज्यादा गोलमाल है तो फिर रिपोर्ट उसी हिसाब से ऑडिटर को देना चाहिए। एंड अगर कुछ भी बोलने लायक नहीं है, एकदम खत्म हालत है, तो रिपोर्ट भी उसी हिसाब से देना चाहिए। तो उसके हिसाब से 4 रिपोर्ट भी बनता है। ये सारा का सारा चीजें कि ये जो ऑडिटर्स रिपोर्ट होते हैं, कि ऑडिटर जब रिपोर्ट बनाते हैं तो किस तरह का रिपोर्ट बनाते हैं, क्यों रिपोर्ट बनाते हैं, ये सब चीजें की आप लोगों को आज मैं ऑडिट क्लास में समझाने वाला हूँ। ऐसा तो ये इंट्रोडक्टरी है, मतलब स्टार्टिंग है, बट यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसका ऑडिट का बेस एक बार बन जाए ना सर, तो आप ऑडिट रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल, जैसे केस स्टडीज क्वेश्चंस हो, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हो, आप सारा का सारा क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो। बट अगर बेस क्लियर होना चाहिए कि भाई ऑडिट सब्जेक्ट है क्या, इसका पूरा का पूरा इंट्रो मैटर क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बेसिक से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए एक केस देखते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत कुछ लिखना है। पेन एंड पेपर भी रेडी कर लीजिए, पेन पेपर भी रेडी कर लीजिए। और ओके सर। ठीक है, पेन पेपर रेडी कर लीजिए, लिखना होगा। ऑडिट में नोट्स रेगुलर होगा सर, ठीक है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में इसमें रेगुलर क्लास नोट्स तो चलता जाएगा, साथ में प्रेजेंटेशंस भी आएगा, मतलब जिसमें नोट वाइज प्रेजेंटेशंस भी आगे आगे आपको बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा, स्क्रीन तो सबको शेयर है। अच्छा, नोट्स लिखने से पहले एक छोटा सा चीज मैं आपको बता दूं। जैसे ये हम लोग करेंटली बजाज ऑटो के वेबसाइट में है, क्या सबको दिख रहा है? दिख रहा है सर? ये देखिए बजाज ऑटो .com, वर्ल्ड्स द वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन बजाज, दिख रहा है सर सबको? ना सर। हाँ सर। नहीं, नहीं दिख रहा है? अभी एक बार दिख अभी रहा दिखा। था सर। ओके, एक मिनट रुको, नेटवर्क थोड़ा क्वालिटी पोर है। नाउ क्लियरली दिख रहा है ना, विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है?
तो स्क्रीन नहीं है। हाँ स्क्रीन नहीं दिख रहा है? एक बार देख लीजिए। सर अब विजिबल है सर। विजिबल है कि इनविजिबल है? विजिबल है, ठीक दिख रहा है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स, ठीक है। तो जैसे कि हर क्वार्टर में ना कंपनी का अकाउंट्स रिजल्ट आते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे प्रिया इज या जो स्टॉक मार्केट में रेगुलर एक्टिविटी करते हैं, तो प्रिया को पता है कि कंपनी किस तरह से एवरी क्वार्टर में अपना रिजल्ट निकालते हैं। क्या प्रिया पता है कि नहीं है? हाँ सर। है ना। तो जब भी कंपनी एवरी क्वार्टर में रिजल्ट्स निकालते हैं, तो वो जो लोग मार्केट इन्वेस्टर्स है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, उसको रेगुलर फॉलो भी करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो क्वार्टर रिजल्ट्स आता है ना, वो क्वार्टर रिजल्ट्स में भी ना टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स किस तरह का, एक होता है ऑडिटेड, एक होता है अनऑडिटेड, ठीक है। एक होता है ऑडिटेड, एक होता है अनऑडिटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2020-21 का देख पा रहे हैं सर, 2020-2021 का बजाज ऑटो का अब सारा का सारा भी ऑडिट नहीं हुआ है। ये सब 31 दिसंबर क्वार्टर एंड का डेटा है, बिकॉज मार्च तो अभी खत्म होगा, ठीक है। ये अभी तो फरवरी चल रहा है, मार्च अभी खत्म नहीं हुआ। तो अभी जो भी लास्ट क्वार्टर है वो दिसंबर क्वार्टर है। तो दिसंबर ये लास्ट क्वार्टर, उससे पहले वाला क्वार्टर खत्म एंड हुआ था 30 सितंबर को, और उससे पहले वाला क्वार्टर एंड हुआ था 30 जून को। तो ये आपका अनऑडिटेड है, दिख रहा है सर? हाँ, जस्ट लुक एट दी एरिया अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इसका मतलब है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी भी इस एरिया में मतलब अभी भी काम नहीं किया है, ठीक है। मतलब उन्होंने एक्सटर्नल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनसे अभी भी फाइनेंशियल ऑडिट नहीं करवाए हैं, ठीक है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन्हीं का ऑथोरिटी होते हैं ऑडिट करना, और वो कंपनी को ही रिक्रूट करना होता है चार्टर्ड को, ठीक है। मतलब ये उनको करना ही है, मतलब कंपनी को ऑडिट करवाना ही है। और उसके लिए वो चार्टर्ड मतलब चार्टर्ड फार्म या इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी से भी करवा सकते हैं, बस वो प्रैक्टिसिंग होना जरूरी है। सीए इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी जाके वो कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कैसा कंपनी है, वो किस तरह का काम करते हैं, ठीक है। मतलब वो मतलब किस तरह से चार्टर्ड के पास जाएंगे, दैट्स डिपेंड। फ्यूचर में धीरे धीरे आप सबको पता चल ही जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये अनऑडिटेड बैलेंस मतलब जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है और ऑडिटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, अगर आप थोड़ा प्रीवियस क्वार्टर में देखो, प्रीवियस क्वार्टर, अच्छा गुड मॉर्निंग प्रीतम। गुड मॉर्निंग सर। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर का देखो 2019-20 का डेटा, ठीक है, ये लास्ट ईयर का है, और हम लोग करंट ईयर का भी देख रहे हैं। करंट में अभी भी ऑडिट नहीं हुआ है सर, ठीक है। करंट में अभी भी ऑडिट नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है वो ऑडिट कुछ होके भी रखा है। तो अगर आप यहाँ पर देखो कि ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिख रहा है सर, this one is audited financial results of Bajaj Auto Limited for the quarter ended March 31, 2020, ठीक है। तो ये ऑडिटेड है। तो ऑडिटेड रिजल्ट्स एंड अनऑडिटेड रिजल्ट में क्या फर्क होता है? अनऑडिटेड रिजल्ट कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो निकालते हैं, अनऑडिटेड वाले। और ऑडिटेड क्या है कि मैनेजमेंट का जो भी रिपोर्ट किया हुआ है उसके ऊपर एक्सटर्नल चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर जो है वो आके उसको चेक करेगा और उसका वैलिडिटी देखेगा कि मैं कितना एक्सेप्टेबल है, ठीक है, कितना फेयर वो बात कर रहे हैं, मतलब कितना सही है कितना नहीं है, वो भी वो बता सकते हैं कि इसमें कितना गलत है कितना नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, एक अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स और एक ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट दोनों मैंने आप लोगों के लिए एक रेडी करके रखा। ये दोनों ही 2019-20 का डेटा है, ठीक है। आप अगर रिसेंट वाला देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो कंपनी के साइट में जाके। ऐसे हर कंपनी के साइट में जो भी कंपनीज लिस्टेड कंपनीज है स्पेशली, उसका सारा का सारा डेटा आपको उस कंपनी के साइट में मिल जाता है, ठीक है। सर पहली प्रैक्टिकल बातें इसलिए कर रहा हूं बिकॉज प्रैक्टिकल क्लैरिटी होने से आप थ्योरेटिकल जो एरिया है ऑडिट का, ऐसे ऑडिट में मैक्सिमम आपका केस स्टडीज थ्योरेटिकल नोट्स है, ठीक है। तो आप अगर प्रैक्टिकली बात को समझोगे तो वो थ्योरेटिकल नोट्स भी आपको क्लैरिटी आएगा। दैट इज वाई मैं पहले ही प्रैक्टिकल पॉइंट में आ गया, ठीक है, कि इसका रियल लाइफ यूज एक बार देख लो तो फिर आपको ना ऑडिट पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। अदरवाइज इट्स अ मतलब बहुत लोग बोलते हैं क्या है भाई थ्योरी है क्या हो, बट दिस नॉट जस्ट अ थ्योरी, इट्स अ वेरी वेरी मच प्रैक्टिकल एरिया
अकाउंट्स करने के बाद एक्चुअली मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो रोजी रोटी है ना वही है मैक्सिमम, ठीक है। क्या करना होता है, ऑडिट करना होता है, तो इट्स अ वेरी पॉपुलर वर्क, ठीक है। तो आप इसको नजरअंदाज तो कर ही नहीं सकते। इवन कॉस्ट ऑडिट इज आल्सो मैंडेटरी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, ठीक है। सेक्रेटरियल ऑडिट को भी काफी जोर शोर से सरकार ला रहे हैं सीएस स्टूडेंट्स के लिए। तो हर एंगल से ऑडिटिंग इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्टैंड अलोन अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड 9 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 2019। क्वार्टर जो है, ऐसे तो साल में 4 क्वार्टर होता है ना सर, एक अप्रैल से लेके फर्स्ट वाला अप्रैल मई जून, दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर। फिर जुलाई से लेके सितंबर तक का सेकेंड क्वार्टर, फिर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का है थर्ड क्वार्टर। तो 3 तरीके 9 मंथ हो गया ना सर, हेलो। और ये दिसंबर एंड का है, तो 9 मंथ क्यों बता रहे, समझ में आ रहा है, हेलो बताइएगा सर। हाँ सर। ओके, हर एक दैट 3 इज, मंथ पे हाँ हर 3 मंथ पे क्वार्टर मतलब रिजल्ट आता है, ठीक है। साल में 4 बार इस तरह से आते हैं। तो जैसे यहाँ 9 मंथ हो गया। अभी भी लास्ट क्वार्टर मतलब और भी एक क्वार्टर इसका है, ठीक है, जो डेटा यहाँ पर नहीं है। लेकिन पॉइंट है कि बजाज ऑटो, जो आप लोग जानते हो बाइक मैन्युफैक्चर करते हैं, ऑटो मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। कार बेसिकली मोटर व्हीकल्स कंपनी एक है, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल कंपनी है एक। तो आप यहाँ पर देखो कि इसका जो अनऑडिटेड एरिया है, ठीक है, ये सब अभी भी चेक नहीं किया गया, ठीक है। ऑडिट का बेसिक मतलब अगर आपको मैं बता दूं, ऑडिट का मतलब क्या है, ऑडिट मतलब चेकिंग। जैसे आप लोगों का पेपर चेक होता है ना एग्जाम का, आपने कुछ बताया एग्जाम में, हेलो, आप एग्जाम दिए, आपने एग्जाम में कुछ बताया, बट आपने कितना ट्रू और फेयर लिखा, वो जब एग्जामिनर जो है वो जब चेक करके बताएंगे तभी ना पता चलेगा कि आप 90% सही किए, 80% सही किए, 50% सही किए। हेलो, बात समझ में आ रहा है सर। जब आपका रिपोर्ट कार्ड निकलते हैं तो रिपोर्ट कार्ड में लिखा होता है ना कि आपका नंबर क्या बताते हैं। आप लोग जो एग्जाम में बैठते हो, एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड तो आएगा ना, ठीक है। तो एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड जब आएगा तो उसमें आप अगर 70% सही हो तो दैट मीन्स आपको 70% मार्क्स मिला है, इफ यू आर 70% राइट इन योर एग्जाम पेपर। इफ यू आर 80% राइट देन यू विल गेट 80% मार्क्स, ठीक है। अगर आप, तो इसका मतलब बाकी पोर्शंस क्या है, आपने गलत लिखा या फिर सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाए जो आपसे एग्जाम में मतलब क्वेश्चंस पूछा गया था। अगर आप 50% सही बोले तो आपको 50%, अगर आप फेल करते हो दैट इज बिलो 40, हाँ, अगर आप 40% से भी नीचे का स्कोर करते हो इसका मतलब आपको मतलब फेल किया जाता है, जो बहुत ही खराब बात होता है। तो एग्जैक्टली ऑडिटिंग भी कुछ उसी तरह का है। कंपनी अपने रिपोर्ट में क्वार्टर रिजल्ट्स में अपना फिनेंशियल डेटा को पब्लिश करते हैं, जो भी उसने अकाउंट्स करके हिसाब रखा है, और फिर उसको बाद में चेक किया जाता है और चेक करके बताया जाता है ऑडिटर के द्वारा कि ये कितना सही है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये 2019-20 का है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में टोटल इनकम अगर आप देखो 31/12/2019 का अनऑडिटेड है 8,005 करोड़ का, 8,005.88 करोड़ का। एक्सपेंस है सर 6,334.60 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, मतलब टैक्स वगैरह कुछ नहीं दिए तो इतना प्रॉफिट कंपनी ने किया था, दैट इज 1671 करोड़। 1671 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। और फिर कंपनी ने पीबीटीए प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, फिर कंपनी टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, एक करेंट टैक्स है, एक पुराना डिफर्ड टैक्स है, ठीक है। ये सब अकाउंटिंग आइटम है ना। आप लोग कंपनी अकाउंट्स तो किए होंगे मैम के पास, अगर नहीं किए तो अभी करोगे, ठीक है। अगर पहले नहीं किए हैं तो अभी करोगे, मैम कंपनी अकाउंट सब कराएंगे आप लोगों को, ये सब आइटम सब फटाफट समझ में आ जाता है। अच्छा, तो फिर इसके बाद अल्टीमेटली बेसिक्स एंड रिलेटेड अर्निंग पर शेयर, सारा का सारा डेटा फाइनेंशियल डेटा 43.6 पर शेयर का अर्निंग है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं ये प्रॉफिट वाला एरिया, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ओके, 7-8 मंथ्स का पीरियड का प्रॉफिट है 1261 करोड़ का, ठीक है, टैक्स वगैरह देने के बाद, ठीक है। टोटल टैक्स एक्सपेंस हो गया 409 करोड़ का, सरकार के घर में गया 409 करोड़ का। तो ये बजाज ऑटो का 2019-20 का अनऑडिटेड एरिया है।
ठीक है। अच्छा ये मैंने Q3 का ऑडिटेड वाला मुझे नहीं मिला, बट मुझे Q4 का ऑडिटेड वाला मिला है। आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे? सर फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ना भी सीख रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये मैं फंडामेंटल क्लास में भी डिस्कस करता हूँ, है ना प्रिया? ये सब बातें फंडामेंटल हाँ क्लास में भी सर। तो होता है, तो फिर से हो रहा है, अब क्या करें, सब्जेक्ट है। तो इसीलिए हमेशा कहता हूँ, मतलब अगर कोर नॉलेज चाहिए तो चार्टर्ड है, सीएमए जैसा, मतलब कॉमर्स एंड फाइनेंस फील्ड में इससे ज़्यादा डिटेल्स और कोई भी चीज़ आपको नहीं सिखा सकता दुनिया में, इंडिया में अगर स्पेशली बात करें तो। लुक किया स्टेटमेंट ऑफ स्टैंड अलोन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट देख पा रहे हैं ना? ऑडिटेड मतलब इसमें जो भी बोल रहे हैं ये सर 31 मार्च का है, ठीक है। मुझे Q3 का ऑडिटेड वाला नहीं मिल रहा था, तो Q4 वाला मिला, कोई बात नहीं। तो मैं कंपेयर नहीं करा सकता, बट आप देख सकते हो ये ऑडिट किया हुआ है, ठीक है। मतलब ये चार्टर्ड अकाउंट जो प्रैक्टिसिंग है, जो चार्टर्ड फार्म प्रैक्टिसिंग है, वो फार्म आके इस पर्टिकुलर डेटा को चेक किया Q3 का, Q4 का, ठीक है। लास्ट क्वार्टर था ये, ठीक है। 31 मार्च 2020 का, ठीक है। मतलब कोरोना चालू होने जिस टाइम पे चालू हो रहा था उस टाइम का डेटा है। तो उस टाइम का अगर हिसाब देखें तो बजाज ऑटो का फटाफट एक बार देख लेते हैं। इसका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बता रहे हैं सर 6,815 करोड़ का कम हो गया था। टोटल इनकम 7348 करोड़। एक्सपेंस का हालत था 5627, प्रॉफिट 1721, टैक्स वगैरह देने के बाद 1310, टैक्स दिया था 410। करीब सेम सेम सिचुएशंस है ना, Q3 और Q4 का करीब सेम सेम सिचुएशन ही दिख रहा है ना सर, बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है। हेलो हेलो, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ओके, प्रिया का आवाज कट हो गया क्या? नहीं सर, एक्चुअली आ रहा है आपका आवाज। ओके, ये देखो यहाँ पर अनऑडिटेड एरिया भी है 31/12 का, मतलब जो लास्ट क्वार्टर का पढ़ रहे थे उसके साथ कितना फर्क हुआ अभी ये भी देख सकते हो। देखो लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर में जो अभी हम लोग रीड कर रहे थे वो अनऑडिटेड वाला था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऑडिटेड अनऑडिटेड दोनों दिख रहा है। देखो ये 31 मार्च 2019 का ऑडिटेड है और ये 31 मार्च 2020 का ऑडिटेड है। उसमें भी आप कितना डिफरेंस है वो देख सकते हो, दोनों ऑडिटेड है। ये भी 31 मार्च 2019 का ऑडिटेड है, लेकिन ये 31/12/2019 का अनऑडिटेड है, ठीक है। तो ऑडिटेड एंड अनऑडिटेड में फर्क इतना हो जाता है कि जो ऑडिट किया हुआ है दैट मीन्स उसमें प्रॉपर चेक किया गया है और पूरा का पूरा स्टेटमेंट एकदम सही माना जाएगा, ठीक है। पत्थर की लकीर जैसा भी समझ सकते हो, बट हाँ ऑडिटर अगर गलत बोले तो आप उस पर मतलब ऑडिटर का बात सुन के आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया उसका रिपोर्ट देख के, बात तो नहीं सुनेंगे यहाँ पर। ऑडिटर का रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट देख के हमें लगा भाई कंपनी अच्छा जा रहा है लेकिन आपका कंपनी फेलियर हो गया, तो आप ऑडिटर पे क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज वो जो भी कहते हैं वो सिर्फ अपना ओपिनियन देता है। चलो सर यही सब जो बातें हैं ना कि कौन सा चीज़ क्या है नहीं है, ऑडिटर का बात कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट मतलब किसी को मानना चाहिए, सारा का सारा थीन लाइन क्या है, दीज आर दी थिंग्स जो ऑडिट में आपको सीखने को मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सर हम लोग ऑडिट में क्या सीखने वाले हैं। बेसिकली अकाउंट्स जो करते हैं उसी का ये देखो डिटेल्स है एकदम, एसेट्स लायबिलिटी। एज एन ऑडिटर आपको सारा का सारा चीज चेक करना होता है, सारा का सारा, ठीक है। कंपनी का एसेट्स चेक करना होगा, कंपनी का लायबिलिटीज चेक करना होगा, ठीक है। कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, एवरीथिंग। मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जो कंपनी का आप चेक नहीं करोगे, ठीक है। तो सारा का सारा चीज जितना चेक करने का आदत हो जाता है ना आप कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा किसी भी कंपनी का नॉलेज आप गैदर कर सकते हो, एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ अकाउंटेंसी एंड कॉस्टिंग, ठीक है। अकाउंट्स एंड कॉस्ट जो दोनों पेपर है ना ये आपको ना अंदर से बिल्ड करते हैं और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में हेल्प करता है। ओके सर, आई होप कि बैकग्राउंड तो क्लियर है। क्या मैंने सही बोला है? बैकग्राउंड क्लियर है ना? ऑडिट का बैकग्राउंड कि मतलब क्या करने वाले हैं इतना तो क्लियर हो गया होगा। প্রীতি প্রীতম বোঝা যাচ্ছে তো কি করব আমরা? हाँ हेलो, सर। ओके, चलो
स्टार्ट करो लिखना। प्रैक्टिकल बातें हो गया, अब कुछ कॉपी में नोट भी कर लो। ऑडिटिंग इंट्रोडक्शन, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 से ही करना, ओके, बेहतर है। पॉइंट वाइज चल रहा है, अभी इंट्रो काफी बड़ा है। ऑडिट में बी डिफाइन audit may be defined as an independent examination of financial statement। याद रखिएगा, इतना देर से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो चेक कर रहे थे। आप लोगों को जो अभी समझा रहे थे वो कहाँ से समझा रहे थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो समझा रहे थे ना। तो बेसिकली दैट इज द डेफिनेशन पॉइंट। बोलने वाला कोई चीज़ ही नहीं है। बजाज ऑटो याद रखिएगा, मतलब आज तो मेरे को रैंडमली बजाज ऑटो मिला, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं बजाज ऑटो रैंडमली ढूंढ रहा था एक फाइनेंशियल रिजल्ट, तो बजाज ऑटो मिल गया था। तो ऑडिट में बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट of an entity, okay, of an entity whether profit oriented or not, irrespective of its size, and legal form, and such an examination एक सेकेंड होल्ड करना। Okay, such an examination is conducted such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। ओके, तो ऑडिट में भी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऋषभ देख ले ऑडिटिंग क्या है। ऐसे इससे पहले काफी देर तक हम लोग बैकग्राउंड देख रहे थे, प्रैक्टिकल बैकग्राउंड देख रहे थे। तूने वो वाला पोर्शंस मिस कर लिया, कोई बात नहीं, बाद में एक बार देख लेना। हाँ, सो वेरी इंपॉर्टेंट था। ऑडिट का पूरा बेस क्या है, उसमें हम लोग इतना देर से वही 15-20 मिनट से वही डिस्कस कर रहे थे। तो अभी लिखना चालू किए तो कोई बात नहीं, वो जो पोर्शन मिस है बाद में एक बार देख लेना। ठीक है। ओके, तो ऑडिटिंग क्या है, इंट्रोडक्शन इज फर्स्ट पॉइंट। ओके,
ऑडिट में भी डिफाइन एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में इतना देर से डिस्कस कर रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एरिया किस तरह से क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ये है ही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना होता है ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी का बात कर रहे हैं, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। हाँ, प्रॉफिट ओरिएंटेड होने से भी चेक करना है, ना होने से भी चेक करना है, इरेस्पेक्टिव। मतलब क्या, जो एनजीओस होते हैं वो तो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस नहीं करते ना, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, दीज आर दी स्पेशली प्राइवेट पब्लिक दोनों हॉस्पिटल्स प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से नहीं बना जाता, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका भी ऑडिट होता है। दैट इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑडिट। मैं उसके बारे में भी आपको आगे आगे चर्चा करूंगा कि कितना टाइप्स ऑफ ऑडिट करने के लिए हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, मतलब बेसिकली जहां जहां पैसा है, जहां जहां हिसाब है, वहां वहां ऑडिट है। और ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं दुनिया में, इवन टेम्पल का भी ऑडिट होता है सर, बालाजी टेम्पल, दक्षिणेश्वर टेम्पल, वैष्णो देवी माता के टेम्पल, मतलब वहां पर भी ऑडिट होना जरूरी होता है, बिकॉज बहुत सारा फंड का मैटर होता है, कहाँ से फंड आ रहा है। बेलूर मठ, so very big organizations, Mayapur ISKCON, so very big organizations in India, even all over the world, Vedant Society of Belur Mठ and Mayapur ISKCON Society, श्री चैतन्य महाप्रभु का पूरा दुनिया भर में उनका जो मतलब टेम्पल इंस्टीट्यूशंस है जो दुनिया भर में चैरिटेबल काम करते हैं, बहुत पैसा मिलता है उन लोगों को, और उसका यूज भी वो लोग एक सही तरीके से करने का कोशिश करते हैं, उसका भी हिसाब किताब होना चाहिए, ठीक है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म, चाहे लीगल फॉर्म छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, एंड सच एन एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन हम लोग कैरी करेंगे, इज कंडक्टेड विद ए व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। मतलब हम लोग कौन है अभी, वी आर नाउ एन ऑडिटर। ऑडिटर का मेन काम क्या है सर, एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, वो सिर्फ अपना ओपिनियन देता है, मतलब ये गलत है सही है वो अलग बात, गलत सही सब बोलेगा, बट मेनली ओपिनियन फॉर्म करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो जो बोल रहा है उसको आप एकदम पत्थर की लकीर मान लो, वो आपके ऊपर है, ऐसे माना जाता है। इतने बड़े औहदा सरकार देते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कॉस्ट अकाउंटेंट को कॉस्ट ऑडिट के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइनेंशियल ऑडिट के लिए, सेक्रेटरियल कंपनी सेक्रेटरीज को सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए, कैग इज देयर, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट भी होता है, उसका कैग है सर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बारे में भी हम लोग ऑडिटिंग में डिस्कस करेंगे आगे आगे। तो স্যার, তো তার মানে সবাই, হ্যাঁ বলো, যে অর্গানাইজেশন গুলো আছে তারা তারা কি তাহলে একের বেশি অডিটিং করায়, মানে একের বেশি অডিটর রাখে, কারণ সবাইকার ওপিনিয়ন আলাদা, সেটা দেখা नहीं যায়। नहीं, हाँ नहीं ऐसा नहीं होता, हाँ एक से ज्यादा ऑडिटर रख सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है, अगर काम बहुत बड़ा हो ना, ऑडिट का एरिया बहुत बड़ा हो, तो दो ऑडिट मतलब एक से ज्यादा ऑडिटर या दो फार्म ऑफ ऑडिटर रख सकते हैं, ठीक है। दोनों का ओपिनियन ही मतलब होता है, सबका ओपिनियन मैटर रखता है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों का ओपिनियन डिफर भी हो सकता है, ठीक है। आगे चर्चा होगा ये सब बारे में। इट्स अ गुड क्वेश्चन ऋषभ, कि क्या एक कंपनी दो ऑडिटर रख सकते हैं। देखो सर, ज्यादा ऑडिटर रखने से पैसा भी तो ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर अभी बजाज ऑटो का बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बजाज ऑटो का ही हम लोग स्टार्टिंग से आज केस स्टडीज कर रहे थे, ऐसे मुझे रैंडमली मिला, बजाज ऑटो के साथ मेरा कोई लिंक वगैरह ऐसा नहीं है, रैंडमली मिला तो मैं इसको उठा के आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो बजाज ऑटो का जो ऑडिटर है, हो सकता है वो एक से ज्यादा ऑडिटर रख रहा हो या फिर सिंगल ऑडिटर रख रहा हो, लेकिन जितना भी ऑडिटर वो रखे, जैसे यहाँ पर ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, इसी सब चीज में बात हो रहा था। तो अगर ऑडिटर एक से ज्यादा रखेंगे तो पेमेंट भी ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स डिपेंड कि कंपनी का कितना मतलब पावर है, ऑडिटर को कितना देना पड़ रहा है, उनका रेम्यूनरेशन है ना सर, तो एवरीथिंग इज डिपेंड, ओके। तो ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा ओपिनियन मिलेगा बोल के आप ऑडिटर रख दोगे, नहीं सर, उनका फीस भी तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो उतना भी मतलब अंदर में होना चाहिए, बिजनेस के अंदर ताकत होना चाहिए कि हम इतना फीस भर सके, ओके सर। चलो सेकेंड पॉइंट। हाँ सर। Point number 2, the primary responsibility, ये सब मतलब इसमें चल रहा है, ठीक है, इसमें मेन पॉइंट जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी का बात चल रहा है। व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द पॉइंट मेनली। अगर आप पॉइंट आउट करना चाहते हो तो आप इस तरह से पॉइंट आउट कर सकते हो
कि एक ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है। और पहला वाला जो पॉइंट था इसमें ऑडिट क्या है, व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट क्या है, ऑडिट का डेफिनेशन क्या है, ये पॉइंट आपको डिफाइन करके देता है। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, आप याद रखने के लिए भी बहुत अच्छा है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर का, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इसको कंटिन्यूएशन फॉर्म में लिख रहा हूं, मैं यहां पर अंडरलाइन इसलिए कर दिया ताकि आप पॉइंट को कभी जरूरत पड़ने से आइडेंटिफाई कर पाओ, दैट इज द रीजन। लेकिन मेरा कंटिन्यूएशन सेंटेंस चलेगा। ओके, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर is not to detect fraud and error, not to detect fraud and error, but to comment whether the financial statement are showing true और फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, नहीं ट्रू और फेयर लिख सकते हो, ट्रू और फेयर व्यू, इसको एंड करने से ज्यादा बेहतर होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड, हाँ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। तो फिर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर क्या हो गया, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इज नॉट टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। जैसे हम लोग यहाँ पर बार बार देख रहे थे, ये आपका क्वार्टर रिजल्ट्स बजाज ऑटो का, ओके, इसमें बजाज ऑटो का क्वार्टर रिजल्ट्स है। ठीक है, तो बजाज ऑटो एक बहुत ही फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी है, वी ऑल नो अबाउट बजाज ऑटो, पल्सर बाइक इनका बहुत ही फेमस मार्केट किया है। ठीक है, बजाज ऑटो का शेयर प्राइस कितना चल रहा है, अच्छा खासा दाम होता है इसका, इट्स अ गुड कंपनी। देखो सही बोल रहा था मैं, 4217.55 एक शेयर का वैल्यू है। 6 मंथ्स का रिकॉर्ड देखो आप, 3000 के आसपास चल रहा था अगस्त में, अभी 4227, मतलब अगर कोई 6 मंथ्स बैक इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, तो 6 मंथ्स बैक में करीब पर शेयर में 1500 के आसपास, 1200 के आसपास का इन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा। लास्ट 5 साल का भी अगर आप देखो तो 5 साल में भी करीब डबल हुआ है। ठीक है, लास्ट 5 इयर्स में करीब डबल हुआ है इसका शेयर, तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी और बहुत अच्छा बिजनेस भी करता है, प्रोडक्ट भी क्वालिटी है इसका, इंडिया वाला कंपनी है बजाज से। तो ये जो इसका फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, ठीक है, ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये जैसे आप देख रहे हो, ये क्या है सर, ये अनऑडिटेड है ना, हेलो दिखाई दे रहा है, दिस इज द अनऑडिटेड वन, ये अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, और ये है आपका ऑडिटेड। आपको मैंने दो मिनट पहले ही दिखा रहा था अनऑडिटेड एंड ऑडिटेड में डिफरेंस। ऑडिट मतलब जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड फर्म इसको चेक किया है, चेक करने के बाद रिपोर्ट दिया है। तो ये जैसे कि ऑडिटेड वाला में बात करें, चेक करने के बाद वो बता रहे हैं कि भाई टोटल इनकम जो है सही है, 7348 होना चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि अनऑडिटेड के साथ कितना फर्क है। ठीक है, तो ये 31 मार्च 2020 का है और ये 31 मार्च 2019 का है। ठीक है, तो दोनों में कितना डिफरेंस है वो भी आप चेक कर सकते हो। तो उसके लिए दोनों रिपोर्ट भी आप साथों साथ साइड में रख के, ऑडिटेड अनऑडिटेड सब डेटा मिल जाता है। ठीक है, आप दोनों एक ही क्वार्टर का दोनों रिपोर्ट नहीं, साइड साइड में रख के भी चेक कर सकते हो। तो ये जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ना कि इतना टोटल इनकम है, इतना एक्सपेंस है, इतना प्रॉफिट है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल टैक्स एक्सपेंस प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1310 1310.29 करोड़ का इनका प्रॉफिट जो भी ये बता रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है, ये अपना रिपोर्ट देके, ये ऑडिट में सब कुछ देखने के बाद ना रिपोर्ट में बोलता है कि कितना सही गलत सब कुछ वो बताते हैं। ठीक है, वो देखना पड़ता है कंपेयर करके कि जो मैनेजमेंट ने करके रखा था और जो ऑडिटर ने बाद में चेक किया उसमें कितना डिफरेंस आया है। ठीक है, उसमें कितना डिफरेंस आया है, तो ये सारा का सारा चीज ना वो रिपोर्ट में बताते हैं। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर क्या है, नॉट टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर, वो वहां पर गलती पकड़ने नहीं जाता, प्लीज बात को समझिएगा।
ऑडिटर को चेकिंग के लिए बुलाया जाता है, बट फ्रॉड एंड एरर कितना हुआ है दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कमेंट करो भाई, ऑडिटर को बोल रहे हैं कि भाई कमेंट करो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, सही है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। फ्रॉड एंड एरर अब वो अलग बात है, ट्रू एंड फेयर व्यू निकालने के लिए फ्रॉड एंड एरर का कॉन्सेप्ट आ ही जाता है ना। ट्रू एंड फेयर व्यू शो करने के लिए फ्रॉड एंड एरर का कॉन्सेप्ट आ ही जाता है, बट मैक्सिमम केस में ऐसा पता लगता है कि भाई जैसे ऑडिटर को फ्रॉड एंड एरर दिखा मतलब ओपन करने के लिए ही रिक्रूट किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑडिटर को फ्रॉड एंड एरर निकालने के लिए रिक्रूट नहीं किया जाता, उसको मेनली ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के लिए रिक्रूट किया जाता है। अब वो अलग बात कि अल्टीमेटली फ्रॉड एंड एरर का काम आ जाता है, दैट इज व्हाई बार बार बोल रहे हैं कि प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इज नॉट टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर बट टू कमेंट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। बोलो सर, क्लियर है यहां तक बात? हाँ सर। प्रिया, ओके, ऋषभ, प्रीति, प्रीतम, समझ में आ रहा है आप लोगों को भी? हाँ सर। हाँ सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में मतलब कैसे पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या चेक करना होता है ऑडिटर को? सवाल एक के बाद एक सवाल आ रहा है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो ट्रू एंड फेयर व्यू only when they satisfy, only when they satisfy all the following three conditions, all the following three conditions। ये फॉलोइंग थ्री कंडीशंस क्या है, फटाफट लिखो। पॉइंट नंबर ए, जैसे अकाउंट्स में पॉलिसीज होता है ना सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि डिप्रिसिएशंस को कैसे करना चाहिए, ठीक है, जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशंस कैसे करना चाहिए, आपका पॉलिसीज में बहुत सारा है, जैसे डिप्रिसिएशन कैसे मेंटेन करना चाहिए, एसएलएम कर रहा है कि डब्ल्यूडीबी कर रहा है। मैं आपको आगे आगे चर्चा कराऊंगा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स क्लास में पॉलिसीज के बारे में, तब मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि कितना तरह का पॉलिसीज अकाउंटेंसी यूज कर सकते हैं, डुअल मतलब एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है या फिर कैश बेसिस कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, तो दैट इज द सिस्टम। तो ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑल द जिसका अकाउंट्स बेहतर होगा वही ऑडिट कर सकता है सर, बार बार बोलूंगा, इसलिए अकाउंट्स को बेहतर बनाते चलो तो ऑडिट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और जब रियल लाइफ में भी ऑडिटर बनोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप लोग सरकारी ऑडिटर भी बन सकते हो, कैग का एग्जाम, जैसे इस बार 10,000 पोस्ट निकला था कैग का, खबर पे मिला था आप लोगों को, 10,000 इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ कैग CAG, मैंने स्टेटस भी दिया था, देखा था आप लोगों ने? अगर किसी को सरकारी नौकरी का शौक था, इसके लिए बता रहा हूं सर, यह शौक है। ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऐसे देखो, चार्टर्ड CMA बनने के बाद आपके पास सरकारी प्राइवेट सभी तरह का अपॉर्चुनिटी सामने आता है, लेकिन वो कैग का जो था उसका भी एग्जाम पास वही कर सकता है जो एटलीस्ट CA में इंटर क्वालिफाइड हो, तभी जाके कर मतलब उसको मौका मिल सकता है, बिकॉज उतना नॉलेज होना चाहिए ना। तो CA में इंटर वालों के लिए सबसे बड़ा मौका होता है और मैक्सिमम वही लोग जाते हैं। ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज एडेप्टेड, मतलब मैं क्लरिकल जॉब के बारे में बोल रहा था, अगर हायर अथॉरिटी वाला जॉब है तो चार्टर्ड कंप्लीट करने के बाद वो हायर अथॉरिटी वाला एग्जाम में या पोस्ट में पहुंचते हैं। ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज एडेप्टेड, दो बार लिख दिया एडेप्टेड, बाय मैनेजमेंट, एडेप्टेड बाय मैनेजमेंट
should be proper, should be proper. This is the first point. Point B. Point B, all the accounting standards, all the accounting standards must have been applied. जो भी accounting standards है, जैसे depreciation, amalgamations, बहुत सारा, ठीक है। मैं आपको आगे आ गया, आजकल तो इंड एस भी आ गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आ गया, ठीक है। मतलब किस तरह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहा है, तो सारा का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करे, ये देखना चाहिए था। ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मस्ट हैव बीन अप्लाइड। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन्हीं के पास होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने का मौका। और कॉस्ट ऑडिट के केस में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ, जो मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है सीए में, उनका कॉस्ट स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। तो वो कॉस्ट स्टैंडर्ड्स कॉस्ट ऑडिट के टाइम पे देखना बहुत जरूरी होता है। जो जिनका कॉस्टिंग है, मतलब ऐसे सभी को थोड़ा बहुत तो बेसिक जानना पड़ेगा, बट कॉस्टिंग वाले जो लोग हैं उनको मैं अलग से कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स बताऊंगा, ठीक है। तो कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स जैसे अकाउंट्स में कॉस्ट में भी बताया जाएगा और ऑडिट में भी आपको बताया जाएगा, कॉस्ट ऑडिट का जो स्पेसिफिक एरिया है। तो ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मस्ट हैव बीन अप्लाइड, मस्ट हैव बीन applied by the management, by the management. Point number C, adequate disclosure must have been given. Adequate disclosure must have been given in schedule, and explanatory notes on accounts, Adequate disclosure must have been given in schedule and explanatory notes on accounts. तो क्या हो गया ये सब पॉइंट्स ए, बी एंड सी। प्रिया, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। सर क्लियर है। ओके, ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट शुड बी प्रॉपर। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो प्रॉपर्ली यूज कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर्ली यूज कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा ऑडिटर को जाके। सेकेंड पॉइंट उनको देखना पड़ेगा, all the accounting standard must have been applied by the management and adequate disclosure must have been given in schedule and explanatory notes on accounts। मतलब जितना सारा, जैसे यहाँ पर बजाज ऑटो का जो डेटा हम लोग देख रहे थे, जैसे ये आपका व्हाट इज दिस, दिस इज द शेड्यूल 3 के हिसाब से यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेटमेंट बना के रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ स्टैंड अलोन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। अब ये जो भी डेटा यहाँ पर दिया गया है उसके नीचे ये क्या है, डिस्क्लोजर्स ऑफ स्टैंड अलोन एसेट एंड लायबिलिटी। हेलो, दिख रहा है सर डिस्क्लोजर नोट्स, ये नोट्स टू अकाउंट्स है স্যার সি পয়েন্ট একটু দেখাবেন। সি পয়েন্ট আচ্ছা দেখাচ্ছি, দেখ, adequate disclosure must have been given in schedule and explanatory notes on accounts। স্যার স্যার হয়ে ওইটাই গেছে। নোটস টু অ্যাকাউন্টস যদি হয় তাহলে অডিট কোনটা? हाँ हाँ, নোটস টু অ্যাকাউন্ট মানে ওটা ওয়ার্কিং, তো মানে ওইটাতে যদি ওয়ার্কিং হয় তাহলে অডিটিং কোনটা হয়, যেটা কমেন্ট করছে ওইটুকু শুধু? हाँ, ऑडिटर का तो शुद्ध मैंने पूरा, मतलब ऑडिटर का काम क्या होता है, वो पूरा का पूरा चेक करता है। ऑडिट का मतलब ही होता है चेकिंग, चेक करके कमेंट करना, दैट इज द फाइनल वर्क। अब उसके लिए पूरा चेक करना भी तो अच्छे से करना है ना, कि किसमें जितना भी फाइनेंशियल घोटाला होता है, जैसे अगर आप रिसेंट ट्रेंड में कोई भी बड़ा घोटाला देख लो, कोलगेट घोटाला, कोलगेट मतलब कोल केलेंकरी हुआ था, कोल मतलब कोयला, ओके, कोयला का केलेंकरी हुआ था, बहुत बड़ा कोल माइंस का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था टेंडर को लेके। फिर आपका 3G स्पेक्ट्रम में जो करप्शन हुआ था,
ये सभी यूपीए गवर्नमेंट के टाइम ये सब करप्शंस का डेटा मार्केट में आया था। फिर अपना विजय माल्या जो 35,000 करोड़ का करप्शंस करके निकला। फिर ये जो नीरव मोदी एंड गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स का जो करप्शन है 11,500 करोड़ का, ठीक है। फिर आपका रोटोमैक 10 का करप्शन निकला है। फिर आपका रामालिंगम राजू का आपका क्या बोलते हो कंपनी का नाम, सत्यम कंप्यूटर्स, उसका बड़ा करप्शन था। जो भी बिग करप्शन आपके सामने आया है वो बिकॉज ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट से ही पता चलता है। इसीलिए रेगुलर ऑडिटिंग, ऐसे छोटा मोटा बहुत सारा केसेस है। छोटा मोटा केसेस तो मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता क्योंकि बहुत सारा है, लेकिन बड़े बड़े केस तो सामने आ ही जाता है ना, जिसमें हजारों हजार करोड़ का, लाख लाख करोड़ का हिसाब होता है। ऑडिटर का काम क्या होता है कि ऑडिटर अकाउंट्स नहीं बिल्डअप करता, प्लीज समझ लीजिएगा। ऑडिटर का काम ये नहीं कि वो जाके कंपनी में, ये सब का काम किसका है, ये अकाउंट्स बिल्डअप करना, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्डअप करना ऑडिटर का काम है क्या? नहीं, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्ड नहीं करेगा, वो इसको कभी नहीं जाके बनाएगा। इसका काम होगा जो भी यहाँ पर बना हुआ है उसको जाके चेक करना, चेक करके ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं बताना, उसके हिसाब से वो सारा का सारा देखेगा। जैसे ये नोट्स है ना, ये नोट्स टू अकाउंट्स है, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे अगर आप थोड़ा और जाओ तो इसके रिगार्डिंग मतलब जो भी फाइनेंशियल डेटा यहाँ पर गिवन है, फिर फाइनेंशियल यहाँ पर तो ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट में आपको आगे दिखाऊंगा कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे देखने में होता है, ठीक है। आगे आगे ये सब चर्चा होगा। तो जैसे यहाँ पर आप देखो ये कंपनी जो है ना, कंपनी अपने अकाउंट्स में, ये बड़े कंपनीज है, ये लोग ये सारा गलती नहीं करेगा सर, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। these are the big companies, corporate companies, these are the MNCs, ठीक है। तो ये सब गलती नहीं करेगा। इसका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके बिजनेस में जो काम कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट भी ये सब काम करते हैं, ठीक है। तो चार्टर्ड सीएमए वाले जो है ना कंपनीज के अंदर, वो लोग ये सब चीज रेडी करके रखता है कंपनी के लिए, कंपनी के बिहाफ में। डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, एसेट्स एंड लायबिलिटी, वो सारा का सारा नोट डिस्क्लोजर सब देगा। अब एक्सटर्नल ऑडिटर जब आएगा या फिर इंटरनल ऑडिट भी जब होता है, सभी केस में ऐसे इंटरनल ऑडिट को ऑडिट नहीं माना जाता, वो अपना ही चेकिंग होता है, मैनेजमेंट सब सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्सटर्नल ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होते हैं, मतलब जो मैंडेटरी, जो सरकार के पास, लोगों के पास, पब्लिक के पास प्रूफ के लिए होता है, ठीक है, दैट इज द एक्सटर्नल ऑडिट। वो जैसे यहाँ पर लिखा है ना ऑडिटेड, ये वाला वर्ड आप देख पा रहे हो, ऑडिटेड है ना। तो ये ऑडिटेड वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें ये डिस्क्लोजर जो है ये चेक कौन करता है, ये देगा तो मैनेजमेंट, जो कंपनी का मैनेजमेंट में है उसमें भी टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब मैनेजमेंट में कौन काम करेगा, टीम ऑफ सीए, टीम ऑफ सीएमए, टीम ऑफ सीएस, यही लोग काम करेगा, ठीक है, जो कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर अकाउंट्स का काम जानते हैं, ठीक है। वो देने के बाद फिर एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे फाइनेंशियल ऑडिट के काम जब होगा, एक्सटर्नल ऑडिटिंग जब होगा, तो एक्सटर्नल ऑडिट के टाइम पे कोई इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस या फिर सीए फार्म इन प्रैक्टिस, ऑब्वियसली फार्म है तो फिर प्रैक्टिस कर रहा है, ये लोग आके इसका चेकिंग करेगा कि भाई टीम या मैनेजमेंट ने जो कमा किया वो सब सही किया कि नहीं किया। बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है पॉइंट? सर हाँ, অডিটর का काम মানে দুটো ইন্টারনাল আর এক্সটার্নাল অডিট দুটোকে এরাই মানে কর্পোরেশনই টাকা দেবে তো, মানে যে এন্টিটিটা। हाँ, इंटरनल ऑडिट मतलब कंपनी का अंदर का ही ऑडिट, ठीक है। वो जो लोग उनका कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन करता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएमए, वही लोग उसको इंटरनल ऑडिट का काम कर देता है। और जो लोग एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो इंटरनल ऑडिट के काम के लिए नहीं आता है सर। আর এই যে ঘোটালাগুলো ধরা পড়ে ওইগুলো মানে কি एक्सटर्नल ऑडिट, वो सब एक्सटर्नल ऑडिट नहीं, गवर्नमेंट क्यों, ये सब तो मतलब गवर्नमेंट का अथॉरिटी है ना चार्टर्ड के पास। फाइनेंशियल ऑडिट में ये सब घोटाला पकड़ा जाता है। गवर्नमेंट का अथॉरिटी किसके पास दिया है पूरा इंडिया में? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ये अथॉरिटी, 1949 पार्लियामेंट एक्ट, ठीक है, ICAI, इन्हीं के पास ऑडिटिंग का राइट है, सरकार ने दे के रखा है। और हर कंपनी का मतलब कंपनीज आर बाउंड, एवरी कंपनीज आर बाउंड टू डू ऑडिट, हर कंपनी को ऑडिट करना ही होगा। अगर आप कंपनी हो तो ऑडिट मैंडेटरी है, और अदरवाइज अगर आप बिजनेस चलाते हो तो फिर 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, अगर आप प्रोफेशन करते हो तो 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर रिसिप्ट है, ग्रॉस रिसिप्ट, तो आपको ऑडिट करना होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट सीए के पास ये ऑथोरिटी देके रखा है, और कंपनी के लिए मैंडेटरी है। जैसे बजाज ऑटो सीए को बुलाएगा, भाई आओ ऑडिट करो, क्योंकि अगर वो ऑडिट रिपोर्ट नहीं जमा करेगा ना तो उसमें पेनल्टी आ जाएगा। इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा कंपनी में, ऑडिटर का रिपोर्ट बहुत बड़ा चीज होता है।
जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं आएगा, ये ऑडिट रिपोर्ट है ना सब, ये ऑडिटेड है, तो ये ऑडिट रिपोर्ट जब तक नहीं होगा, जब तक इसमें एक मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको मतलब एक्सटर्नल चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो एक्सटर्नल ऑडिटर जिसको बोलते हैं, वो जब तक आके ये सब चीजों को चेक करके इसमें अपना रिपोर्ट नहीं देगा, ठीक है, रिपोर्ट कितना तरह का होता है वो सब आगे चर्चा होगा, तब तक इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट नहीं होगा, तब तक गवर्नमेंट भी इसका लोन पास नहीं करेगा। अगर बैंक वगैरह से कोई इसका लोन है, कैपिटल मार्केट में अगर कोई भी सेबी का रूल्स है, सारा का सारा सब अटक के रहेगा, सब कुछ लीगल प्रोसीजर पूरा रुक जाएगा, सारा का सारा लीगल मैटर रुक जाएगा। আচ্ছা মানে বলছি যে ঘোটালা মানে যেমন সত্যম কম্পিউটার ওইখানে যদি মানে ওরাও তো এক্সটার্নাল অডিটরকেও পয়সা দিয়েছিল মানে ট্রু এন্ড ফেয়ার ভিউ না দেখাতে, তো মানে ধরা পড়লো কিভাবে? তাহলে কি মানে গভর্নমেন্ট থেকে কোনো অডিটর এসেছিল? हाँ सेबी के पास सेबी तो गवर्नमेंट है ना, तो सेबी को डाउटफुल हुआ था, बिकॉज सेबी का जो बोर्ड है वहां पर तो टॉप अथॉरिटी बैठे हुए हैं ना सर, सेबी का जो बोर्ड है उसमें टॉप अथॉरिटी बैठे हुए, उस पर गवर्नमेंट का ही सारा का सारा लोग बैठे हुए हैं, तो अगर कोई इधर में प्रॉब्लम करता है तो फिर टॉप लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दिख रहा है ना कि भाई अगर वो लोग अंदर से घोटाला करेगा तो फिर गवर्नमेंट लास्ट में आ जाएगा, फिर गवर्नमेंट का राइट है वो किसी भी चीज में जाके, वहां पर भी टॉप लेवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है ये लोग या सीएमए हैं, ठीक है, तो ये लोग बैठे हुए हैं, तो वो लोग गवर्नमेंट के बिहाफ में आके चेक करके घोटाला निकाल सकता है। আচ্ছা স্যার বুঝলাম। बुझली क्यों? पहला काम, अब सरकार हर चीज में नहीं आना चाहता, अगर पब्लिक सही है तो सरकार हर चीज में नाक नहीं डालना चाहता, बिकॉज सरकार हाथ डालेगा तो वो बहुत बड़ा केस बन जाएगा। तो आप क्या चाहते हो कि शांति में बिजनेस करें या बाद में केस घोटाला पॉलिटिक्स करें? इसलिए गवर्नमेंट, इसलिए इस बार के बजट में भी कल मैं बोल रहा था ना, गवर्नमेंट चाहता है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम, क्या बोला था, किसको याद है? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ओके। तो गवर्नमेंट चाहते हैं कि सब कुछ सही तरह से चले, सरकार बात पे मतलब ज्यादा इंटरफेयर ना करे, यही सरकार का मेन इच्छा है, लेकिन इसके लिए सबको सही होना भी तो जरूरी है, ओके। नेक्स्ट, तो क्या तीन चीज चेक करता है ये आप लोगों ने देख लिया, चलो नेक्स्ट। फोर्थ पॉइंट, हेडिंग कर दो सर, ऑडिटिंग प्रोसेस। क्या है ऑडिटिंग प्रोसेस? ऑडिट का प्रोसेस क्या है, ठीक है, अभी एकदम समरेटिकली ऑडिट प्रोसेस देख लो कि ऑडिट करने के टाइम पे ऑडिटर क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करता है। अच्छा, पढ़ना है ऊपर से लेकिन लिखना है नीचे से, कॉपी के थोड़ा नीचे से लिखो, हाँ, ज्यादा बड़ा जगह नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ऊपर से, कोई बात नहीं, पहले लिख लो फिर समझाते हैं। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट्स, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लिख लो ऑडिट, फिर ऑडिट के नीचे एरो देना, हाँ, लिखना ऑडिट ओपिनियन, क्या लिखना, ऑडिट ओपिनियन, फिर लिखना ऑडिट प्रोसीडियर, फिर लिखना ऑडिट प्रोसीडियर से दो प्रोसीडियर को इधर से अलग करना एक जगह से, हाँ, एक में लिखना सब्सटैंटिव, ओके, एंड दूसरे में लिखना कंप्लायंस, सब्सटैंटिव एंड कंप्लायंस। सब्सटैंटिव पे दो अलग और एरो लगाना, ठीक है, एक में लिखना वाउचिंग,
भाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा पॉइंट, भाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। एंड सब्सटेंटिव के दूसरा पॉइंट में लिखना एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियोज, ठीक है, की फाइनेंशियल रेशियोज। कंप्लायंस टेक्निक जो है इसके नीचे एरो देना, कंप्लायंस के नीचे एक एरो लगाना, लिखना साइड में इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के नीचे टू चेक, इंटरनल कंट्रोल के नीचे टू चेक whether internal control is effective and efficient or not, effective and efficient or not। ओके, तो टू चेक वेदर इंटरनल कंट्रोल इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट और नॉट। तो अब लिखना हो गया सर, अब इसको रीड करना है, तो ध्यान से देखना कि इसको रीड करेंगे नीचे से, ठीक है, इसको लिखे ऊपर से बट इसको रीड करना है नीचे से। सबसे पहले जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है वो दो टेक्निक यूज करता है। पहला मतलब कोई भी एक करेगा, या तो कॉम्प्लायंस टेक्निक लेगा या तो सब्सटेंटिव टेक्निक लेगा, ठीक है, कंप्लायंस टेक्निक एंड सब्सटेंटिव टेक्निक। कंप्लायंस कब आता है, कंप्लायंस कब होता है जब इंटरनल कंट्रोल, मतलब कंप्लायंस में क्या होता है ना, वो बात में आपको मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो आपको हर चीज का रिपोर्ट देना होता है, कंप्लायंस रिपोर्ट। तो सबसे पहले वो कंप्लायंस में क्या करेगा, जाके इंटरनल कंट्रोल को चेक करेगा, इंटरनल कंट्रोल को चेक करेगा, मतलब क्या हर डिपार्टमेंट के लिए सही जगह में सही लोग बैठा हुआ है, परचेज के लिए परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स के लिए सेल्स डिपार्टमेंट, या फिर एक ही डिपार्टमेंट बना के सारा का सारा काम कर रहे हैं, तो फिर बहुत ज्यादा गलतियां रहने का चांसेस है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बहुत बड़ा बनाया है, बट ऑर्गेनाइजेशन को तो बड़ा बना दिया, बट प्रॉब्लम यही है कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ा बन गया बट उसके हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कंट्रोलिंग सिस्टम है उसको प्रॉपर नहीं बनाया। तो इन दैट केस क्या हो सकता है कि उसका इंटरनल कंट्रोल बिगड़ सकता है, और इंटरनल कंट्रोल बिगड़ने से ही करप्शन, घोटाला सारा का सारा, मतलब कंपनी वही सारा का सारा पैसा अपने पास रखना चाहता है, लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, एक ही डिपार्टमेंट बना के सारा का सारा काम करना चाहता है, मुश्किल कर रहा है, टैक्स पेमेंट प्रॉपर नहीं कर रहा है, हर जगह में प्रॉब्लम। तो अगर इंटरनल कंट्रोल सही है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नहीं है, तो फिर कंप्लायंस टेक्निक, अगर सही है तो फिर सब्सटेंटिव में चला जाएगा। अगर इंटरनल कंट्रोल सही है तो फिर सब्सटेंटिव में चला जाएगा, अगर सही नहीं है तो फिर कंप्लायंस टेक्निक में जाएगा। सब्सटेंटिव में जब वो पहुंचेगा तो सब्सटेंटिव में वो दो चीज करेगा। पहला चीज, या वो भाउचिंग वेरिफिकेशंस करेगा, ठीक है, भाउचिंग एंड वेरिफिकेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट दो टेक्निक। भाउचिंग होता है बिल्स का, सेल बिल, परचेस बिल, ठीक है, उसका भाउच होता है, भाउचर बोलते हैं ना सर, सुने हो ना भाउचर, हेलो, हाँ सर, बिल को भाउचर बोलते हैं। भाउचर को चेक करना, तो चेकिंग दी भाउचर इज कॉल्ड दी भाउचिंग, भाउचर को चेकिंग करने को कहते हैं भाउचिंग। एंड वेरिफिकेशन किसका होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, ठीक है, ये हो गया उसका पहला ऑडिटिंग टेक्निक का स्टार्टिंग पॉइंट। एंड फिर वो चेक करता है कंपनी का जो इंपॉर्टेंट रेशियोज, जो आप लोग अकाउंटिंग रेशियोज का किए हो ना, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स रेशियो, एवरीथिंग, क्विक रेशियो, जो भी रेशियोज होता है जो अकाउंट्स में आप लोग करके इतना दिन से कर रहे हो, आगे भी करोगे, ठीक है, वो रेशियोज चेक करेगा कि रेशियो प्रॉपर्ली शो कर रहा है कि नहीं। फिर सब्सटेंटिव टेक्निक को यूज करते हुए उसका ऑडिट प्रोसीडियर चलता जाएगा, ठीक है, ऑडिट प्रोसीडियर अभी चालू हो गया उसका। फिर प्रोसीडियर कंप्लीट होने के बाद वो ओपिनियन फॉर्म करेगा, ओपिनियन में वो 4 तरह का रिपोर्ट देगा, ठीक है, जैसी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर वो बोलेगा कि भाई ऑडिट कंप्लीट है, ठीक है। तो ये लिखना तो ऊपर से ही है बट इसका
जो रीडिंग सिस्टम है वो बिलो से करने से आपको समझ आएगा। पहले ऑडिट नहीं होता, ऑडिट बाद में कंप्लीट होता है। ये जो एरिया बना है ना ये बाद में कंप्लीट होगा, बट स्टार्टिंग होगा यहाँ से। समझ में आ रहा है सर? ऑडिट का प्रोसीजर जो है, हाँ बोलो। ইন্টারনালে যে মানে ঠিক এফেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট যে নাই বা মানে অডিটর নাই সেটা কিভাবে চেক করে? বুঝতে পারলাম না, একবার বল। মানে এক্সটার্নাল অডিটর ওরা তো অডিট করবে, তো ইন্টারনাল যারা ম্যানেজমেন্ট অডিট করেছে তারা যে মানে ঠিক ঠিক লোক বসে নাই ডিপার্টমেন্টে, ওইগুলো চেক কিভাবে করে এক্সটার্নাল অডিটর? नहीं, इसका मतलब कुछ इस तरह से समझ सकते हो। तुम लोग बिग बाजार विजिट तो किए होंगे ना? बिग बाजार विजिट किए होंगे कि नहीं किए होंगे? हर कोई। हाँ, अगर बिग बाजार का कोई भी स्टोर में आप जाते हो, आप लोग एक चीज जरूर ख्याल किए होंगे कि बिग बाजार स्टोर के अंदर देखो ये एक बिग बाजार का स्टोर है। अंदर जाते ही देखो दो साइड में एक लेडीज सिक्योरिटी गार्ड, एक जेंट्स सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, फिर जैसे आप अंदर विजिट कर लेते हो आपको साइड में हर डिपार्टमेंट का लोग दिखता है कि नहीं दिखता? मेल्स का अलग डिपार्टमेंट, फीमेल्स का अलग डिपार्टमेंट, फूड का अलग डिपार्टमेंट, यूटेंसिल्स का अलग डिपार्टमेंट, होता है कि नहीं होता? बोलिएगा। हाँ सर। होता है ना? हाँ सर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना ईच डिपार्टमेंट के लिए इतना सारा लोग अगर रिक्रूट करके रखता है तो इसका मतलब उसका इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं है? मतलब सही होने का चांसेस बढ़ जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा। तो अगर कोई डिपार्टमेंट अपना हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लोग लगा के रखता है, लेकिन अगर मानो कि यही सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब दे आर दी सिक्योरिटी गार्ड, अभी हम लोग देख रहे थे ना, ये लोग यही लोग सिक्योरिटी गार्ड है, यही आपको आगे लेके जाएगा मेल डिपार्टमेंट में, ये आपको लेके जाएगा फीमेल डिपार्टमेंट में, ठीक है। फिर यही लोग सेल आपको लेके चला जाएगा कैश काउंटर में, फिर यही लोग बिलिंग करेगा। तो फिर मुश्किल क्या होगा? घोटाला हो जाएगा कि ये सब नो? करप्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट कि जब भी कोई ऑडिटर ऑडिट करने जाते हैं वो पूरा का पूरा इंटरनल लेवल में देख लेता है कि हर जितना बड़ा उसका काम है उसके हिसाब से प्रॉपर जगह में प्रॉपर लोग हैं। रीजनेबल है सर, हर चीज का एक रीजनेबिलिटी होना चाहिए। आपका छोटा बिजनेस है, एनुअल लाख रुपया टर्नओवर, 10 लाख रुपया टर्नओवर होता है, क्या आप हर डिपार्टमेंट के लिए 10-10 लोग बिठा के रखोगे? तब आप खुद क्या खाओगे? एक 10 लाख 20 लाख का टर्नओवर वाला बिजनेस के लिए एक दो बंदा रहने से ही ठीक है, जिसको सालाना मंथली 7-8 हजार का नौकरी का आप रख सकते हो, ठीक है। बाकी पैसा आप अपना रख सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा बिजनेस है, उसके रिगार्डिंग कितना लोग रिक्रूट है, डिपार्टमेंट वाइज कितना लोग चाहिए। रीजनेबल है कि भाई इतना सारा डिपार्टमेंट बना के रखे हो और इतना लोग इतना कम, तो फिर हिसाब किताब भी प्रॉपर दिखना चाहिए। हो सकता है कि 2 लोग भी सब कुछ मेंटेन कर ले, बट बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो डिटेल्स धीरे धीरे हम लोगों को सीखने को मिलेगा ऑडिटिंग में, कि ऑडिटिंग ही हमें ये सब चीज सिखाएगा कि कंट्रोलिंग सब प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, एवरीथिंग। तो दिस इज द ऑडिटिंग प्रोसेस। अब आगे आगे इसका प्रोसीडियर्स में ही आगे चर्चा चलेगा, ठीक है। तो और भी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आज तो मैं इतना ही रखता हूँ, पहला दिन था, पहले तो कुछ प्रैक्टिकल बातें किए, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो लिखना था वो वाला लिखे। आई होप कि ऑडिटिंग क्या है समझ में आ रहा है। हेलो, आ रहा है ये सुन लो? हाँ सर। हाँ सर। ओके सर एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है वो मेनली आपका लाइक इन्वेस्टर्स के लिए होता है ना? एक्सटर्नल ऑडिट इन्वेस्टर्स के लिए होता है? नो सर, मतलब लाइक कोई भी इन्वेस्ट करते कोई कंपनी में तो एक्सटर्नल ऑडिट ही तो मिलता है ना? हाँ, एक्सटर्नल ऑडिट के पीछे एक रीजन तो इन्वेस्टर्स है ही, लेकिन नॉट ओनली इन्वेस्टर्स, बैंक इज देयर, बैंक कंपनी को लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी तो एक्सटर्नल, हाँ उसके लिए भी तो एक्सटर्नल ऑडिट इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, ठीक है, तो उसके लिए भी एक्सटर्नल ऑडिट मैंडेटरी है। तो क्रेडिटर जो है, जो कंपनी को कुछ ना कुछ सेल करता रहता है क्रेडिट पे, उसके लिए भी तो ऑडिट मैंडेटरी है, क्योंकि इंटरनल लेवल पे तो वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हर चीज में बढ़ा चढ़ा के रख सकता है कि देखो वी आर वेरी गुड इन दिस थिंग्स, वी आर वेरी गुड इन दोस थिंग्स, वो तो बोल के रख सकता है। बट एक्सटर्नल ऑडिट जो एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट रखेगा, वही इसी के लिए एक्सटर्नल ऑडिट होता है। और वो न्यूट्रल व्यू पॉइंट क्रेडिटर्स को हेल्प करता है,
सप्लायर को हेल्प करता है, लोन प्रोवाइडर को हेल्प करता है, जो इन्वेस्टर्स है उसको हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट को हेल्प करता है। ओवरऑल पूरा का पूरा एक स्वच्छता जो है ना उसको बरकरार रखने के लिए एक्सटर्नल ऑडिट इज मैंडेटरी। ओके सर। ओके ठीक है सर, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे ऑडिट में और भी बहुत सारा डिटेल चर्चा होगा। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है सर, बहुत मजेदार, आपको बहुत कुछ अंदर का बात समझने को मिलेगा। ओके चलो बाय, फिर आज टाटा। ओके सर, बाय सर। बाय। टाटा। आशीष है। हाय।